नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एयू लेक्चरर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होगी क्योंकि इस वीडियो में आज हम हिंदी के मॉडल सेट पेपर जो है इसको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, वो भी पूरा। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों 22 तारीख को पेपर है, आज 20 तारीख है, यानी आज से ठीक ही 2 दिन बाद पेपर है। दोस्तों आप लोगों का बोर्ड पेपर है, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हम उन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं जो क्वेश्चन पिछली बार व उससे पिछली बार भी पूछे गए थे, यानी कि वे क्वेश्चन जो अक्सर ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, तो मिस मत करिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, यानी कि हमको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो 70 का पूर्णांक का रहेगा और हमें समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, जिसमें से आपको 15 मिनट यहाँ पे दिया हुआ है प्रारंभ के नोट। 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को जब 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने में नहीं गंवाना है। आप लोगों को पेपर जैसे ही मिले आपको तुरंत ही पेपर को सॉल्व करने में लग जाना है। दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट नोट होता है कि अगर आप लोग 15 मिनट पेपर को पढ़ने में गंवाएंगे तो जो अन्य क्वेश्चन रहेंगे यार, जो बड़े क्वेश्चन जिनको लिखने में आपका ज़्यादा समय लगेगा, तो उन क्वेश्चनों को आप इतने समय में नहीं कवर कर पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपने क्वेश्चन को हल करना शुरू कर देना है। देखिए यहाँ पे निर्देश में भी हमें कुछ बातें दी गई हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड आ तथा खंड बा, यानी कि ये जो प्रश्न पत्र आप आज पढ़ेंगे और इस प्रश्न पत्र को देखेंगे या फिर आपका जो बोर्ड पेपर में जो प्रश्न पत्र आएगा वो 2 खंड में विभक्त होगा। पहला खंड आ होगा, दूसरा खंड बा होगा। और यहाँ पे आगे निर्देश में दिया हुआ है कि खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पी, यानी कि एक नंबर के बहुविकल्पी के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 प्रश्न होंगे बहुविकल्पी, जिनके उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं। आपको दोस्तों एक ओएमआर पत्रक आएगा जिसमें आपको इन 20 क्वेश्चन के उत्तर को चिन्हित करना है। और यहाँ पे देखिए आगे निर्देश में दिया हुआ है कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही चिन्हित करें, यानी कि यहाँ पे निर्देश में आपको बताया गया है कि जो आपका ओएमआर पत्रक मिले उसी में केवल जो 20 क्वेश्चन रहेंगे ओएमआर के लिए, केवल उसी पत्रक में आपको जो दिया जाएगा ओएमआर भरने के लिए उसी में लिखना है। आगे यहाँ पे दिया हुआ है ओएमआर पर उत्तर पत्रक उत्तर देने के पश्चात, यानी कि आप ओएमआर पत्रक पर कोई आंसर अगर चिन्हित कर देते हैं फिर उसे ना काटें, ना इरेजर, ना हाइलाइटर का प्रयोग कुछ ना करें, नहीं तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, आपको उसमें के नंबर काट लिए जाएंगे, सही होगा तो भी। देखिए यहाँ पे आगे है प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। आपको दोस्तों जितने भी प्रश्न अभी देखेंगे या बोर्ड पेपर में देखेंगे उन सभी के सामने कितने अंक का प्रश्न है सभी चीज़ें दी होंगी। देखिए आगे निर्देश में खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। दोस्तों आपको खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और खंड मा में सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ हों, यानी कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ देना है, यानी कि लाइन बाय लाइन। और आगे प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय मत नष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको बताया गया है जो प्रश्न आपको आता है उसको शुरुआत से करते जाइए, जितने भी प्रश्न आपको शुरू से आ रहे हैं, यानी कि अगर आप प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालते हैं तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 से लेके दूसरा नहीं आ रहा तो दूसरा छोड़ दीजिए, तीसरा करिए, लेकिन लाइन से सीरियल वाइज सीरियल कीजिए, ये बता रहा है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे निर्देश में देखते हैं कुछ और। एक सेकंड, यहाँ पे आगे दोस्तों निर्देश यहीं से हमारा निर्देश खत्म होता है। अब यहाँ पे हमारा खंड आ चालू होता है। तो दोस्तों आइए हम अपने खंड आ के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे खंड आपका 20 नंबर का होगा और यह बहुविकल्पी प्रश्न होगा, जैसे कि अभी आपको मैंने निर्देश में बताया। देखिए यहाँ पे आपको पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, आपको उसे पहचान कर लिखना है। क्या यहाँ पे त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की कहानी श्रृंगार है, ये सही है, या फिर इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध उपन्यास है, ये सही है, या शिक्षा और संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है, ये सही है, या अजंता भगवत शरण उपाध्याय की रचना है। तो दोस्तों आप लोगों को जितने भी प्रैक्टिस पेपर अभी कराए जा रहे हैं या बोर्ड पेपर आते आते, यानी कि 22 तारीख आते आते आपको जितने भी वीडियो के जितने भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे वीडियो में, सभी क्वेश्चनों को आप देखना, सभी वीडियो को देखना, क्योंकि हर वीडियो में
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही ला दिया जाता है, और उन क्वेश्चनों को आप जब देखेंगे ना तो उन क्वेश्चनों से आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा बोर्ड पेपर में प्रश्नों को हल करने से। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा पहले नंबर का, ये हो जाएगा हमारा शिक्षा और संस्कृति। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, बर्फ की गुड़िया के रचनाकार है। आपको बताना है बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है। क्या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, या जयप्रकाश भारती हैं, या रामधारी सिंह दिनकर हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो बर्फ के गुड़िया के रचनाकार हैं वो हैं यहाँ पे हमारे जयप्रकाश भारती। याद रखिएगा, बर्फ के गुड़िया के रचनाकार जयप्रकाश भारती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना। आपको बताना है कि कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना। क्या यात्रा वृत्तांत है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, कहानी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, कलकत्ता से पीकिंग यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, खादी का अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, और नीचे दो ऑप्शनल हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों यहाँ पे खादी का अर्थशास्त्र जो रचना है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शनल नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक है। आपको बताना है घुमक्कड़ शास्त्र के कौन लेखक है। क्या मोहन राकेश है, राहुल सांकृत्यायन है, या डॉक्टर धनवीर भारती या ज्ञ हैं। तो दोस्तों यहाँ पे घुमक्कड़ शास्त्र के जब लेखक की बात की जाए तब आप राहुल सांकृत्यायन को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये घुमक्कड़ शास्त्र के एक प्रमुख लेखक हैं। इनको घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमारा, कामायनी महाकाव्य के रचयिता। आपको बताना है कामायनी महाकाव्य के कौन रचयिता है। क्या सुमित्रानंदन पंत है, निराला है, जयशंकर प्रसाद है, या धनवीर भारती हैं। तो दोस्तों कामायनी महाकाव्य के जो रचनाकार हैं वो हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शनल नंबर ग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अनामिका के रचयिता है। आपको बताना है अनामिका के रचयिता कौन है। क्या महादेवी वर्मा है, सुमित्रानंदन पंत हैं, निराला जी हैं, या ज्ञ जी हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निराला, यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शनल नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको अनामिका के रचनाकार पूछे तब आप निराला जी का नाम याद रखिएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे ऑप्शनल नंबर का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में प्रयोगवादी कवि कौन है। आपको बताना है इनमें से प्रयोगवादी कवि कौन है। क्या भूषण है, बिहारी हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, या ज्ञ हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रयोगवादी युग जो है उसको प्रयोगवादी युग को दूसरा नाम से छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, छायावादी युग के नाम से भी इसको जाना जाता है प्रयोगवादी युग के। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सुमित्रानंदन पंत। याद रखिएगा, छायावादी युग के लेखक सुमित्रानंदन पंत है, क्योंकि भूषण, बिहारी, अज्ञ ये छायावादी युग के कवि नहीं है। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र निकालने वाले हिंदी सेवी थे। आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शनल में है राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, या फिर राधाचरण गोस्वामी, या राजा लक्ष्मण सिंह, या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शनल नंबर का यानी राजा लक्ष्मण सिंह राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा था जो हमारा क्वेश्चन, प्रजा हितैषी समाचार निकालने वाले जो हिंद सेवी थे वो राजा लक्ष्मण सिंह थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तार सप्तक के संपादक हैं। आपको बताना है तार सप्तक के संपादक कौन है। क्या निराला जी हैं, या महादेवी वर्मा, या ज्ञ हैं, या श्याम नारायण पांडे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तार सप्तक के जो रचनाकार हैं वो हमारे हैं अज्ञ, यानी कि ऑप्शनल नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में कौन सा रस है। आपको बताना है कि इस पद में कौन सा रस है। क्या हास्य रस है, करुण रस है, वीर रस है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा करुण रस राइट आंसर हो जाएगा। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में करुण रस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि जहाँ किसी एक वस्तु की दूसरी वस्तु से गुणधर्म और रूप के कारण समानता की तुलना की जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के गुणधर्म या फिर तुलनात्मक कोई भी तुलना, एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए तो आप याद रखना वहाँ पे उपमा अलंकार होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रोला में कितनी मात्राएं पर यति होती है। आपको बताना है रोला छंद में कितनी मात्राओं पर यति होती है। क्या 11 और 13, 12 और 10, या 13 और 11, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो रोला छंद में यति होती है वो 11 और 13 मात्राओं के बाद होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि
अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। और इस समय बोर्ड पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्लास 10 के सभी छात्रों के लिए या क्लास 12 के, क्योंकि इस समय आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको पर डे वीडियो मिल जाएंगी हिंदी की या फिर अन्य विषयों की। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, ताकि आप बोर्ड पेपर की तैयारी और अच्छे ढंग से हो पाए। तो यहाँ पे देखिए अपमान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, आपको बताना है कौन सा उपसर्ग लगा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अप उपसर्ग, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, चर और अचर में कौन सा समास है। आपको बताना है चर और अचर में कौन सा समास है, क्या द्विगु समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय समास है। तो दोस्तों जब भी आपको किसी दो शब्द के बीच और या फिर माइनस का चिन्ह जैसे आपको कोई मिल जाए या किसी भी शब्द में या दो शब्दों के बीच और वहाँ पूछ लिया जाए कौन सा समास है, दोस्तों एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ, और वहाँ पूछ लिया जाए कौन सा समास है, तब आप याद रखना द्वंद्व समास होगा वहाँ पे राइट आंसर, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है कि हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची। आपको बताना है हिमांशु, सुधांशु, इंदु किसके पर्यायवाची है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रमा के, यानी हिमांशु, सुधांशु या इंदु चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। इसको आप लिख भी लीजिए, पर्यायवाची इंपॉर्टेंट होता है, हर बार पूछा जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, युष्मत की विभक्ति एवं वचन बताइए। आपको बताना है युष्मत की विभक्ति और वचन क्या है। दोस्तों आपको जितने भी विभक्ति और वचन से या फिर जितने भी लट लकार से आपके सिलेबस के हिसाब से जितनी भी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं तो उन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड पेपर में हर बार पूछे जाते हैं और इनका पूछे जाना 100% श्योर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे पूछा है युष्मत जो विभक्ति है इसका वचन और विभक्ति बताइए। तो क्या षष्ठी विभक्ति बहुवचन या सप्तमी विभक्ति द्विवचन या पंचमी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा पंचमी विभक्ति बहुवचन है ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा वाक्य का तत्व नहीं है, क्या सार्थकता नहीं है या जिज्ञासा नहीं है या फिर विधेय नहीं है या फिर यहाँ पे सन्निध्यता है। तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पे जो हमारा विधेय है ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो पूछा है कि कौन से वाक्य का तत्व नहीं है, तो यहाँ पे विधेय वाक्य का तत्व नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19वां पूछा है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो उसे कहते हैं। आपको बताना है जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तो वो उसे क्या कहते हैं, क्या भावे प्रयोगे कहते हैं, कर्तरी प्रयोग या फिर कर्मणी प्रयोग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्तरी प्रयोग, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20वां क्या हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विकारी है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पद विकारी है, क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा उपरोक्त सभी है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही विकारी शब्द हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों आप बढ़ते हैं अपने खंड बा की तरफ। देखिए यहाँ पे खंड बा हमारा क्या रहता है कि खंड बा में हमको वर्णात्मक प्रश्न पूछे रहते हैं। खंड बा हमारा 50 अंक का होता है और इसको आपको लिखित अपने उत्तर पुस्तिका में इन सभी का आंसर लिखना होता है। तो आइए बढ़ते हैं इन क्वेश्चनों की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन दिया है ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए दोस्तों। देखिए इसको इस तरह के क्वेश्चनों को आप जितना हो सके तैयार रखिए, या फिर इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कहानी, जितने भी आपकी पुस्तक में कहानी है जितने भी रचनाकार की, तो उन सभी को एक बार अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि इतना तो पता रहे आपको कि कौन से पार्ट से कौन सा पद या फिर कौन सा गद्य खंड आया है। तो ये चीज़ें जब आपको पता रहेंगी तो आपके जो बोर्ड पेपर में 6 नंबर हैं ये कहीं नहीं जाने वाले। ये आपको टोटल 6 नंबर में से एक भी नंबर कम नहीं होने वाला, आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे अगर आप हर चैप्टर के लेखक का नाम या फिर उसके गद्य खंड या फिर पद्य खंड को आप पहचान रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न दिखे हुए हैं जिनको आपको उत्तर बताना है। प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे 2 अंक के होंगे।
3 प्रश्न होंगे जो 2-2 अंक के होंगे, आपको 6 नंबर मिल जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ईजी है। आइए पहले यहाँ पे देखिए, ये गद्यखंड एक दिया हुआ है और इसी गद्यखंड से आधारित आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा गद्यखंड दिया हुआ है कि जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टान पर अपने संदेश खोदे, ताड़ों से ऊंचे, धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षर की मोती बिखेरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के उतार पर सरकती चली आई और चली आ रही है, जो आज भी हमारी अमानत और विरासत बन गई है। दोस्तों ये हमारा गद्यखंड है। अब देखिए गद्यखंड में प्रश्न क्या पूछा हुआ है हमारा, कि यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा हुआ है कि उपरोक्त जो गद्यखंड है आपका, ये इसमें का आपको संदर्भ लिखना है। दोस्तों इसमें का आपको संदर्भ लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना कैसे है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्यखंड में संकलित अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। दोस्तों ये हमारा संदर्भ लिखा जाता है इतने लाइन में, छोटा सा इसमें लिखना होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, इससे आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो आपको यहाँ पे रेखांकित अंश जितने भी है, जिंदगी को मौत के पंजों से लेकर यहाँ पे सोचे और किए तक, ये आपका रेखांकित अंश है। और रेखांकित अंश का यहाँ पे आपको अर्थ निकालना है। तो यहाँ पे देखिए अर्थ कैसे निकाला जाता है कि अपने जीवन को मृत्यु के चंगुल के स्वतंत्र करके उसे अमर बना देने की कामना मनुष्य अनादिकाल से करता चला आ रहा है। दोस्तों ये उसी जो रेखांकित अंश है उसी की व्याख्या है। देखिए आगे लिखा हुआ है, वह केवल कामना ही करता नहीं, यानी कि वह यहाँ पे बता रहा है कि वह केवल कामना ही नहीं करता आ रहा, वरन इसके लिए वह निरंतर अर्थक है, यानी कि प्रयास भी करता रहा है। वह अपने शरीर को तो अमर ना बना सका, किंतु अपने जीवन के अविस्मरणीय पलों को अमर बनाने में अवश्य सफल रहा। इसके लिए उसने पर्वतों की गुफाओं को काटकर अपने जीवन के उन पलों को उनमें उकेर कर उन्हें सदैव के लिए अमर कर दिया। इसके अतिरिक्त भी मनुष्य ने अपनी विशेषताओं की कहानियों से सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों का परिचय और कराने के लिए यहाँ पे दोस्तों अनेक उपाय सोचे और उनको मूर्त रूप से प्रदान किए। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो आपका ये पैराग्राफ अभी हमने आपको जो बताया है, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका ये रेखांकित अंश की व्याख्या थी। दोस्तों व्याख्या में क्या करना रहता है आपको कि जो रेखांकित अंश रहता है उसका आपको थोड़ा संक्षेप में लिखना होता है कि वह रेखांकित अंश कहना क्या चाहता है। दोस्तों आप इसको अपनी भी भाषा में लिख सकते हैं, कोई इससे आपको नंबर नहीं कटने वाले, बस आपको थोड़ा सा व्याख्या रिलेटेड होनी चाहिए, नहीं तो पता चले मतलब जो भी आपका वहाँ पे रेखांकित यानी गद्यखंड में जो भी दिया हो उसी से रिलेटेड आप जब यहाँ पे जो अर्थ निकालते हैं या व्याख्या करते हैं तो आपको 2 नंबर या फिर जितने नंबर का होता है तो उसमें से आपको पूरे नंबर मिलते हैं, एक भी नंबर नहीं कटते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य ने अपने धरोहर को किस प्रकार संजो कर रखा। आपको बताना है मनुष्य ने अपनी धरोहर को किस प्रकार संजो के रखा। यहाँ पे उत्तर में दिया हुआ है कि इंसान की विशेषता को पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए आदमी ने चट्टान पर अपने संदेश खोदे, चिकने पत्थर के खंभे या फिर लंबे पीतल के पत्थरों पर अक्षर की मोती बिखेरे, जो सदियों से सरकती चली आ रही है, जो हमारे अमानत और विरासत बन गई है। दोस्तों यहाँ से आपको इतना एक लिखने के बाद आपको 6 नंबर पूरे तरीके से मिल जाता है, एक भी नंबर नहीं कटता है। इसी तरह दोस्तों आप लिखिएगा बोर्ड पेपर में, बिल्कुल भी आपका नंबर नहीं कटेगा। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात, पेपर में आप केवल ब्लैक ब्लू के अलावा और किसी भी पेन का यूज मत कीजिएगा, नहीं तो इससे आपको नंबर कटने की संभावना भी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको अथवा में भी दिया हुआ है, यानी कि आप अगर इस प्रश्न को नहीं करना चाहते तो आप ये जो अथवा में दिया हुआ है इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अथवा में हमारा क्या गद्यखंड दिया हुआ है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उसे वैसा कर दे, यानी उसे उस रूप का बना दे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों के साथ
करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे, और नीचे दिया हुआ है दोस्तों, पर ऐसे लोगों के साथ करना और बुरा है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोस्तों ये था हमारा गद्यांश। आप देखते हैं दोस्तों इस गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न। देखिए यहाँ पे भी बोला हुआ है कि उपरोक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। दोस्तों आपको संदर्भ लिखना आना चाहिए बहुत अच्छी तरीकों से। अभी 2 दिन का समय है, आप लोग इसको अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला। क्योंकि आपको यहाँ गद्यांश में अभी मिल रहा है, यानी गद्य खंड से जो क्वेश्चन है उसमें आपको जब संदर्भ लिखने के लिए मिल रहा है, और नीचे जब पद्य में आएगा तब भी आपको संदर्भ लिखना होगा। और जब आप संस्कृत खंड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें भी आपको संदर्भ की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों संदर्भ लिखना आप लोग अच्छे से सीख लीजिए, अभी समय है थोड़ा सा, नहीं तो फिर आपके लिए ये बहुत ही गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका यानी कि संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखना है आपको? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड से संकलित मित्रता शीर्षक नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। दोस्तों आपको संदर्भ में केवल अपने पुस्तक का नाम और किस चैप्टर से है वो चीज़ें और उस चैप्टर के लेखक कौन है इतना एक बस लिखना होता है। इससे आपका संदर्भ कंप्लीट हो जाता है। आप बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे जो आपका ये यहाँ रेखांकित अंश है, ये जितने हम लोग से ले करके लेनी पड़ती है यहाँ तक के ये आपका रेखांकित अंश है। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे हम लोग कि रेखांकित अंश की व्याख्या प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति की भांति हैं, जिसे चाहे जो स्वरूप दे दे, चाहे राक्षस बना दे, चाहे देवता, क्योंकि बाल्यावस्था में हमारे चित्त अत्यंत कोमल और हर तरह के संस्कार ग्रहण करने के में सक्षम होते हैं। हमारे भाव अपमार्जित रहते हैं और हमारी प्रवृत्ति भी अपरिपक्व रहती है। ऐसे समय में हम ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, यानी हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हमें अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, यानी कि जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। यानी कि आपको उन लोगों से मित्रता नहीं करनी है जो अपनी बातों को ज़्यादा मनवाते हैं। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि क्योंकि हम उनकी बात का विरोध नहीं कर पाते और सहर्ष स्वीकृति कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका बताया गया है कि जब आप उन लोगों का साथ कर लेते हैं तब आप उनकी बातों का विरोध नहीं कर पाते हैं और उन्हीं की बातों में शामिल हो जाते हैं। ये थी दोस्तों आपकी रेखांकित अंश का व्याख्या। अब यहाँ पे अगला एक प्रश्न और दिया हुआ है, किन लोगों की संगत करने के लिए बुरा है। आपको बताना है किन लोगों की संगत करने के लिए बुरा है। दोस्तों यही आपका जो यहाँ प्रश्न आता है, तीसरा प्रश्न पूछा जाता है, ये आपका गद्य खंड से ही आपका गद्य खंड में इसका उत्तर लिखा होता है। गद्य खंड को आपको पढ़ के इसका उत्तर देना होता है। देखिए यहाँ पे उत्तर में क्या से लिखना है आपको कि ऐसे लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। बस इतना आपको लिखना है, इतने से आपको 2 नंबर मिल जाते हैं और अथवा वाले क्वेश्चन से भी कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन 6 नंबर के होते हैं, चाहे आप पहला क्वेश्चन करें या दूसरा। अब बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न है। दोस्तों जिस तरह गद्यांश में 3 प्रश्न थे उसी तरह पद्यांश में 3 प्रश्न है, जिनको आपको उत्तर इनको पढ़ के देना है, यानी कि पद्यांश को पढ़ना है। आइए पढ़ते हैं पद्यांश को। देखिए यहाँ पे हमारा पद्यांश दिया हुआ है कि पुरते निकसी रघुबीर बधु धरी धीर दय मग में डग द्वय, और यहाँ पे झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सखी गए मधुराधर वह। यानी कि आपको यहाँ पे ये एक पद्यांश दिया हुआ है और नीचे शायद और पद्यांश है। आइए नीचे देखते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे भी कुछ पद्यांश आपको 4 लाइन की दी हुई है कि फिर बूझती है चलनो अब केतिक पर्ल कुटी करियों कितिवह, और ती की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारू चली जलचय। यहाँ पे दोस्तों ये आपका पद्यांश दिया हुआ है और इस पद्यांश से रिलेटेड आपको नीचे प्रश्न दिए हुए हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे पद्यांश दिया हुआ है कि संदर्भ लिखना है। दोस्तों आपको यहाँ पे मैंने आपको पीछे भी बताया था कि संदर्भ आपको मिलेगा, तो आप लोग संदर्भ को जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आप केवल करने के तरीकों को भी देखते जाइए और क्वेश्चन को तो देखते ही जाइए, क्योंकि दोस्तों आप जब क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन यानी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड जितने भी या फिर बोर्ड परीक्षा से हूबहू मिलता जुलता आप जब पेपर देखते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता है। तो दोस्तों
यहाँ पे आपका संदर्भ में क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पठित पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य के वनपथ शीर्षक से ली गई है, जिसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको इतना एक लिखना है, इतना एक लिखने से आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। दोस्तों जितना एक बता रहा हूँ सभी को ध्यान रखिएगा, धुआं करके आएंगे, बोर्ड पेपर में 95% लेके आएंगे। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा और सभी क्वेश्चनों को अच्छे से आप समझिए और हर क्वेश्चन को अपने हिसाब से करने के ढंग को एक आजमाइए कि हम उस क्वेश्चन को अपने तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका बोर्ड पेपर में जितना ज़्यादा हो सके आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे काम देगा, ना कि अदर चीज़ें। तो आप अपने कॉन्फिडेंस को डल किए रहिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, जो आपका अभी रेखांकित अंश मैंने अभी आपको बताया था, तो उसकी व्याख्या क्या है कि राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या से निकलकर वन मार्ग पर थोड़ा सा ही चले थे कि सदा महलों की वैभव में, यानी सदा महलों की वैभव में पली सुकुमारी सीता थक गई और नगर से निकलकर वन पथ पर बड़े धीरज से 2 कदम ही रखे थे कि उनके मस्तक पर थकान के कारण पसीने की बूंद झलकने लगी और उनके दोनों कोमल सुंदर होठ प्यास से सूख गए। दोस्तों ये है हमारा पद्यांश का, जो आपका रेखांकित अंश पद्यांश था उसका व्याख्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों ये किस चैप्टर से आया था, वनपथ चैप्टर से। इसके लेखक कौन है, गोस्वामी तुलसीदास। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पद्यांश में प्रयुक्त मधुराधर जो शब्द प्रयोग हुआ है उसका विशेषण व विशेष छांटकर बताइए। यहाँ पे देखिए उत्तर में हमारा मधुराधर में जो मधुर शब्द है ये विशेषण है और जो अधर है ये शब्द विशेष है। यहाँ पे दोस्तों आपको इतना एक करने के बाद आपका 6 नंबर कन्फर्म हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया होता है, अगर आप ये क्वेश्चन को नहीं करना चाहते तो अब आप अथवा में जो क्वेश्चन दिया है उसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अथवा में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे भी आपको एक पद्यांश दिया हुआ है, आगे पद्यांश को पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पद्यांश में है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर नव जीवन संबल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम के कातर जीव नहाकर, और नीचे दोस्तों थोड़ा सा और लिखा हुआ है कि फिर नूतन धारणा करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। दोस्तों ये हमारा पद्यांश दिया हुआ है। यहाँ पे आपका रेखांकित जो लाइन है वो है, यहाँ पे मृत्यु एक सरिता है, यहाँ से लेकर के बहाकर यहाँ तक आपका रेखांकित लाइन है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है आपको, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ। तो दोस्तों यहाँ पे संदर्भ आपको लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम कविता से उद्कृष्ट है। आपको इतना एक लिखने के बाद आपका संदर्भ कंप्लीट हो जाता है। अब आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना है, जो आपका रेखांकित अंश था उसकी आपको व्याख्या करना है। देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या में, मृत्यु तो एक ऐसी नदी है जिसमें स्नान करके मानव अपने जीवन के परिश्रम और थकान को त्याग देता है तथा उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है। वह अपने पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग कर नवीन वस्त्र के समान नवीन शरीर को धारण करता है। इसलिए हमें निर्भीकता और उल्लास के साथ मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। दोस्तों ये है हमारा जो पद्यांश दिया था रेखांकित पद्यांश, उसकी व्याख्या। यहाँ से दोस्तों आपको 2 नंबर कन्फर्म हो जाते हैं। देखिए अगले में हमारा दिया हुआ है मृत्यु को किस प्रकार की नदी बताया गया है। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था ना कि जो प्रश्न यानी कि आपका तीसरा में पूछा जाएगा वो पद्यांश से ही रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, आपको उसका पद्यांश में आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों आपने अभी पढ़ा था कि मृत्यु को एक ऐसी नदी बताया गया है जिसमें स्नान करने के बाद मानव अपने जीवन भर के परिश्रम और थकान को त्याग देता है तथा उत्साह और उल्लास का अनुभव करता है। तो दोस्तों यहाँ से आपका जो दूसरा क्वेश्चन था वो समाप्त हो गया। यहाँ से आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। आप बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद में कीजिए, यानी हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे आपको संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है जिसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्धा तीर्थकरा पार्श्वनाथा और शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवः महात्मनः अत्रागत्य
स्वीयान विचारान प्रसारयन् न केवलं दर्शन साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाच कृते लोक विश्रुता कौशे साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृण्यन्ते। यहाँ पे दोस्तों आपको ये आपका संस्कृत का गद्यांश दिया हुआ है और यहाँ पे आपका नीचे संस्कृत के गद्यांश जो दिया है इसमें जब आपका शुरुआत में पूछा था कि इसमें आपको करना क्या है कि दिए गए संस्कृत जो गद्यांश है इसमें किसी एक यानी कि अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया होगा, किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यहाँ पे आपको संदर्भ सहित अनुवाद करना है। देखिए आइए यहाँ पे संदर्भ क्या लिखेंगे हम इसमें का कि प्रस्तुत अवतरण हिंदी पाठ्यपुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है। दोस्तों ये आपका संदर्भ हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको हिंदी अनुवाद में क्या करना होगा कि यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकरा, पार्श्वनाथ और यहाँ पे शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य बहुत महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन, साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। दोस्तों ये था हमारा जो संस्कृत गद्यांश का यहाँ पे हिंदी अनुवाद। अब यहाँ पे अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं करना तब आप अथवा में भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अथवा में आपका क्वेश्चन में एक आपको और कि अगर आप ये ऊपर वाला मतलब ऊपर वाले संस्कृत गद्य खंड का आप अगर नहीं निकालना चाहते अर्थ, अगर दूसरा आप निकालना चाहते हैं तो आप दूसरा भी कर सकते हैं। यानी जो आपको आए या फिर जो आपको करने का मन करे आप उसको कर सकते हैं। इनसे आपको जितने नंबर का आपका प्रश्न रहेगा उतने नंबर आपको मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जो संस्कृत गद्य खंड दिया हुआ है, आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एकदा बहवा जनाः धूमायानम आरुह्य नगरं प्रति गच्छन्ति स्म तेषु केचित् ग्रामीणाः केचिच्च नागरिकाः आसन्। मान स्थितेषु तेषु एकः नागरिकाः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयन् ग्रामीणाः अद्यापि पूर्ववत् अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति न तेषां विकामः अभवत् न च भवितुं शक्नोति। तस्य तादृशं जल्पनं शृण्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत् भद्रनागरिक भवान् एव केचित् बभीनु यथा हि भवान् शिक्षितः बहुज्ञा च आसीत्। दोस्तों ये हमारा संस्कृत गद्यखंड दिया हुआ है। ये आपका 5 नंबर का है। इसमें आपको 3 नंबर 3 यानी आपका जो यहाँ पे संदर्भ है ये आपका 2 नंबर का है और बाकी हिंदी में जो अनुवाद है ये आपका 3 नंबर का है। देखिए आपको इसमें का संदर्भ कैसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत के अंतर्गत संकलित पाठ्य प्रबुद्धो ग्रामीणा से लिया गया है। इसमें ग्रामीणों और नागरिकों की वार्ता का वर्णन है। यहाँ पे दोस्तों ये आपको संदर्भ लिखना है। आगे देखिए आगे यहाँ पे है, आगे जब आपको हिंदी अनुवाद करना है तब आपको क्या लिखना होगा कि एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें कुछ ग्रामीण थे और कुछ नागरिक थे चुपचाप बैठे हुए। उनमें से एक नागरिक ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा कि गांव के लोग आज भी पहले की ही भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है अब ना उनका विकास हुआ है और ना हो सकता है। उसके इस प्रकार के वचन सुनकर चतुर ग्रामीण ने कहा, भाई नागरिक आप ही कुछ बोलो क्योंकि आप शिक्षित हो और आप बहुत ज्ञानी हो। तो दोस्तों ये हमारा जो संस्कृत गद्यखंड दिया हुआ था ये इसका हिंदी अनुवाद है। दोस्तों इससे आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे आपको पद्यांश दिया हुआ है और पीछे आपको गद्यांश दिया था। देखिए आपका पद्यांश में भी संदर्भ लिखना है और इसका भी हिंदी अनुवाद करना है। तो आइए इसको पहले पढ़ते हैं फिर इसके संदर्भ और हिंदी अनुवाद की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कि धान्या ना मुक्तम दाक्ष्यम धाना ना मुक्तम श्रुतम लाभानाम श्रेय आरोग्यम सुखाना तुष्टिरुक्तम। यहाँ पे दोस्तों ये हमारा
2 लाइन का श्लोक यानी कि पद्य लिखा हुआ है। अब इसका संदर्भ भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा संदर्भ इसमें कैसे लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्रावली नामक पाठ से अवतरित है और इसमें अंत धन सुख की उत्तमता बताई गई है। यहाँ पे दोस्तों ये हमारा संदर्भ हो जाएगा। अब देखिए हिंदी इसके बात किया जाए हिंदी अनुवाद की, तो हिंदी अनुवाद में हम क्या लिखेंगे कि अन्यों में उत्तम अन्य चतुरता है, धनों में उत्तम धन शास्त्र है, लाभों में उत्तम लाभ आरोग्य है, सुख में उत्तम सुख। दोस्तों ये हमारा इस पूरे जो गद्यांश दिया था, पद्यांश सॉरी जो हमारा पद्यांश दिया हुआ था उसकी ये अनुवाद हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अथवा में भी एक आपको पद्य दिया हुआ है। अगर आप उस पद्य खंड को नहीं करना चाहते तब आप अथवा वाले पद्य खंड को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमादेश्चैव दक्षिणाम वर्षम तद भारतम नाम भारतीयत्र संतति। यहाँ पे दोस्तों आपको इस पद का आपको संदर्भ लिखना होगा। देखिए संदर्भ में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक संस्कृत खंड से वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है। दोस्तों ये हमारा संदर्भ हो जाता है। अब इसके अनुवाद हिंदी अनुवाद की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदी अनुवाद में लिखेंगे जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह भारत नाम का देश है जहाँ संतान भारतीय है, जहाँ की संतान भारतीय है। यहाँ पे दोस्तों ये जो आपको पद्य दिया था उसका ये हिंदी अनुवाद हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को जितना भी अभी मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं से नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आपको दोबारा बता दूंगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपका ये 3 नंबर का आएगा, किसी एक का देना है। देखिए यहाँ पे देखिए ज्योति जवाहर खंड काव्य है, मुक्तिदूत खंड काव्य है और नीचे यहाँ पे एक सेकंड और नीचे यहाँ पे अग्रपूजा खंड काव्य है और मेवाड़ मुकुट है और नीचे जय सुभाष है और कर्म वीर भरत है। यहाँ पे दोस्तों ये खंड काव्य है और यहाँ पे तुमुल है और मातृभूमि है दोस्तों। और यहाँ पे लास्ट में एक और है कर्ण खंड काव्य, ये भी एक अच्छा ही खंड काव्य है और अगला है कर्ण खंड काव्य। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके ज़िले का जो भी मान्यवर या फिर जो आपको बताया जाएगा स्कूल में जिस खंड काव्य को तैयार करने के लिए आप उस खंड काव्य को तैयार करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय लिखिए और उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। दोस्तों ये 5 नंबर का आपको आएगा। तो इसको आपको यहाँ पे देखिए आपका पहले में रामचंद्र शुक्ल दिया हुआ है। तो आइए हम रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। देखिए हमने इनका जीवन परिचय लिख लिया है। यहाँ पे देखिए हमारा जो जीवन परिचय है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगुना नामक गांव में 4 अक्टूबर 1884 को हुआ। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ जिले हमीरपुर चले गए। वे वहीं इनका प्रारंभिक शिक्षा हुई। 1892 ईस्वी में इनके पिता की नियुक्ति मिर्ज़ापुर के सदर में कानूनगो के पद पर हुए। पिता के साथ ये मिर्ज़ापुर आ गए। 1921 में उन्होंने मिशन और नीचे लिखा हुआ है दोस्तों मिशन स्कूल से फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत प्रयाग के कंठस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नाम लिखाया, किंतु गणित में कमज़ोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। बाद में हिंदी शब्द सागर के वैतनिक सहायक के रूप में काशी आ गए। कुछ दिनों तक नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका का संपादन किया। तदनंतर आपकी नियुक्ति विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई और वहीं 1937 ईस्वी में विभागाध्यक्ष हो गए। श्वास के दौरा पड़ने के कारण 2 फरवरी 1941 को इनका देहावसान हो गया। दोस्तों ये हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय है। अब इनकी रचनाओं की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा रचनाएं जो दी हुई हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, आपको पहले लिखना है हेडिंग डालना है, रचनाएं आपको हेडिंग डालना है। फिर इसके बाद आपको लिखना है कि शुक्ल जी ने साहित्य में महान सेवा की। वे प्रसिद्ध निबंधकार, निष्पक्ष और आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचन के सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
जो है वो आलोचना के सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं रश्मिमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, चिंतामणि, विचार विधि आदि है। दोस्तों इतना एक लिखने के बाद आपका ये जीवन परिचय पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, आपको इसमें के नंबर मिल जाते हैं। अगर आपको ये जीवन परिचय नहीं आता और दूसरा आता है तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में आपका भगवत शरण उपाध्याय जी का है। अब आप भगवत शरण उपाध्याय जी के जीवन परिचय को कैसे लिखेंगे कि आप पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, ऊपर भगवत शरण नाम लिखा रहेगा, फिर नीचे जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे। फिर आपको नीले पेन से लिखना है डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म बलिया जिले के उजियारपुर नामक गांव में 1910 ईस्वी को हुआ। आपने प्राचीन इतिहास विषयों में काशी विद्यालय में से MA किया। संग्रहालय में पुरातत्व विभाग में आपकी विशेष रुचि थी। आप प्रयाग और लखनऊ संग्रहालय में पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर बहुत दिनों तक काम कर चुके हैं। कुछ दिनों तक बिड़ला महाविश्वविद्यालय में प्राध्यापक के काम किया। आपने 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्धशील बनाया। इनकी मृत्यु 12 अगस्त 1982 ईस्वी को हुई, यानी कि इनका जो मृत्यु हुई थी वो 12 अगस्त 1982 ईस्वी को हुई थी। यहाँ पे दोस्तों आगे हमारा दिया हुआ है इनकी रचनाएं। आपको रचनाओं में रचना आपको हेडिंग डालनी है, फिर आपको लिखना है उपाध्याय जी की रचना में प्राचीन भारतीय संस्कृति, साहित्य और कला का सूक्ष्म विवेचन किया। उन्होंने 100 से भी अधिक कृतियों की रचना की। उनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: खून की छींटें, इतिहास के पन्नों पर, कलकत्ता से पेकिंग और इतिहास। दोस्तों ये भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। और नीचे और है इतिहास, साक्षी है और ठूठा हम इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं। सागर के लहरों पर, मंदिर और भवन, कालिदास का भारत आदि। अंग्रेजी में लिखी कुछ पुस्तकें विदेशों में बड़ी रुचि के व आदर के साथ पढ़ी जाती है। यानी आपकी जो पुस्तक है अंग्रेजी में जो और पुस्तकें लिखी हैं उनको विदेशों में बहुत ही आदर के साथ पढ़ा जाता है। आप दोस्तों यहाँ से आपका भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय समाप्त हो जाता है। और आपको भगवत शरण उपाध्याय जी का भी नहीं लिखना जीवन परिचय, तब आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिख सकते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय में क्या लिखना है कि देशांतर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म यहाँ पे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय में क्या लिखना है कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य के सारण। आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय में क्या लिखना है कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य के सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। गांव में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। आपने इंटरेस्ट और MA तक फारसी पढ़ी, यानी कि आपने इंटरेस्ट और MA को फारसी में पढ़ा। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने MA और ML की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी कि मेधावी छात्र होने के कारण आप दोनों ही परीक्षा में प्रथम स्थान से जो पास हुए, उत्तीर्ण हुए। और आगे दिया हुआ है यहाँ पे कि मुजफ्फर में कुछ दिन तक एक कॉलेज में अध्यापन करने के पश्चात इन्होंने 1920 ईस्वी तक कोलकाता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत की। बाद में महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने के कारण 1920 ईस्वी में वकालत छोड़कर पूर्णतः देश सेवा में लग गए। हिंदी के प्रति इनका रुझान बचपन से ही था। हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए ये प्रारंभ से ही प्रयत्नशील थे। इनका संबंध हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, काशी, नागरी प्रचारली और यहाँ पे नागरी प्रचारली सभा, हिंदुस्तानी प्रचार सभा आदि कई संस्था से बराबर रहा है। भारत में प्रथम राष्ट्रपति का गौरव प्राप्त कर आप 28 फरवरी 1963 ईस्वी को परलोकवासी हुए। दोस्तों ये था हमारा जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अब हम इनके रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो रचनाएँ हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना मुख्य रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। आपको इस तरह यानी लिखना कैसे है आपको ध्यान से देखते जाइए। जो लिखना है आप केवल समझिए
कि आपको कैसे कैसे शुरुआत करना है लिखने के लिए। यानी आपने रचनाएं हेडिंग डाली, तब आप किस तरह से शुरुआत करेंगे कि आप रचना डायरेक्ट रचना नहीं लिखा जाता, नहीं तो कम अच्छा लगेगा पढ़ने में और एग्जामिनर को उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा पूरा नंबर देने में। तो जब आप अच्छे से लिख देंगे तो एग्जामिनर भी पूरा नंबर देगा। तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मुख्य रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। इतना एक लिखने के बाद अब आपको रचनाएं लिखनी है। भारतीय शिक्षा गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी, खादी का अर्थशास्त्र। इनके अतिरिक्त इनके भाषण के भी कई संग्रह प्रकाशित हुए। दोस्तों यहाँ पे ढेर सारी रचनाएं लिखी हुई हैं, लेकिन आपको वहाँ पे बोर्ड पेपर में 2 ही रचनाएं लिखनी होती है, ज़्यादा रचना नहीं लिखनी होती। तो याद रखिएगा। अब देखिए आगे, यानी कि हमारा वहाँ या इतना एक लिखने के बाद हमारा जो जीवन परिचय लिखने का कार्य है वो समाप्त हो जाता है। इससे आपको 5 नंबर मिल जाते हैं और यहीं से आपका जो ख है ये शुरू होता है। अगर आप उसमें से 3 आपको जीवन परिचय दिए थे, तीनों में से किसी एक को करना था। इसी तरह आपको पद्य, वहाँ पे गद्य के लेखक का था, अब यहाँ पे पद्य के लेखक का आपको लिखना है। दोस्तों ये 5 नंबर का होगा, यानी कि 3 नंबर का आपका जीवन परिचय, 2 नंबर की आपकी रचनाएं। तो इनको मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों, पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा और जीवन परिचय को जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो लिखना है, यानी कि पहले खंड जो ख नंबर प्रश्न में जीवन परिचय लिखना है उसमें सूरदास जी का है। तो आइए हम सूरदास जी के जीवन परिचय को देखते हैं। देखिए आपको हेडिंग डालना है, पहले जीवन परिचय, फिर लिखना है सूरदास जी का जन्म आगरा के रुनकता नामक गाँव में बैसाखी मुदी पंचमी 5/1478 ईस्वी में हुआ। विद्वानों ने इनके जन्मांध होने के संबंध में मतभेद है, यानी कि विद्वानों में इनके जन्मांध का मतलब होता है दोस्तों जन्म से ही अंधा। मतभेद है। कुछ लोगों का विचार है कि सूर्य के काव्य में जैसा सजीव एवं स्वाभाविक चित्रण मिलता है वैसा किसी जन्मांध से कभी भी या कदापि संभव नहीं हो सकता। जनश्रुति के आधार पर वे इन्हें बाद में अंधा हुआ मानते हैं। यानी कि पहले तो वो जब इनकी रचनाएं देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये कोई अंधा आदमी नहीं कर सकता इतनी अच्छे तरीके से सजीव या मार्मिक वर्णन जो किसी भी विषय पर, तो वो उन्हें जन्मांध नहीं मानते थे। लेकिन फिर बाद में जब पता चला कि जन्मांध यानी कि सूरदास जी जन्मांध हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या लिखा हुआ है। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किए। सत्संग के प्रभाव से उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त हो गए। ये अपने माता पिता से बचपन से विरक्त हो गए। ये गौ घाट पर रहने लगे। वल्लभाचार्य को इन्होंने अपना स्वरचित पद सुनाया, यानी अपने द्वारा बनाया हुआ एक पद सुनाया, जिससे वल्लभाचार्य जी प्रसन्न होकर उन्होंने इनसे कृष्ण लीला को छंदबद्ध करने का सुझाव दिया। यानी कि इनको वल्लभाचार्य जी ने जो कृष्ण लीला के पद को गाने के लिए कहा, तो ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए, यानी कि सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए। दोस्तों आप याद रखिएगा, सूरदास के गुरु का क्या नाम है, तो वो वल्लभाचार्य नाम है। और आगे लिखा हुआ है, गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। यानी कि इनको सूरदास जी को श्रीनाथ मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिया गया। सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। आप याद रखिएगा दोस्तों, सूरदास जो हैं वो अष्टछाप कवियों के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, याद रखिए। इनकी मृत्यु पारसौली नामक गांव में 1853 के आसपास हुई थी। दोस्तों यहाँ से हमारा जीवन परिचय समाप्त होता है। अब इनकी रचनाएं में क्या लिखेंगे हम लोग कि रचनाएं, पहले आपको हेडिंग डालना है, फिर लिखना है सूरदास के पदों का संकलन सूर सागर, जिसमें विनय भक्ति विष्णु के अवतारों एवं पौराणिक कथाओं का निरूपण 12 अध्यायों में हुआ है। इसके अतिरिक्त सूर सरावली और साहित्य लहरी 2 और रचनाएं सूर की लिखी बताई जाती हैं। दोस्तों यहाँ से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है सूरदास जी का जीवन परिचय। अब आपको यहाँ से 5 नंबर मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आपको सूरदास जी का जीवन परिचय नहीं आता, तब आप आगे राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय आप इनको भी लिख सकते हैं कि
आपको रामनरेश त्रिपाठी जी के जीवन परिचय में क्या लिखना है कि हिंदी में ख्याति प्राप्त रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1881 को जौनपुर जिले के कोयरीपुर नामक गांव में हुआ। ये जाति के ब्राह्मण थे। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी भगवत भक्त ब्राह्मण थे, यानी कि हरि के भक्त थे। और त्रिपाठी जी स्कूल में अधिक नहीं पढ़े, किंतु स्वाध्याय में देशाटन में इन्होंने असाधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया। भारतीय ग्रामों से आगे लिखा हुआ है, भारतीय ग्रामों से त्रिपाठी जी का विशेष प्रेम और सहानुभूति थी। हिंदी साहित्य परिषद का इतिहास परिषद के आप सभापति भी रह चुके थे। 16 जनवरी 1962 को आपका स्वर्गवास हो गया। दोस्तों यहाँ से आपका जीवन परिचय समाप्त होता है। अब आपको रचनाएं में लिखना होता है। दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा रचनाएं लिखी हुई हैं, तो आपको पहले यहाँ से लिखना है कि रामनरेश त्रिपाठी जी की रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। इतना एक डालने के बाद आपको लिखना है मलिन है, पथिक है, स्वप्न है। यहाँ पे ढेर सारा लिखा है मैंने, लेकिन आपको 3 या फिर 2 रचनाएं लिख देनी है, ज़्यादा नहीं लिखनी है, आपको पूरा ही नंबर मिलेगा। और आगे मानसी है, कविता, कौमुदी है, गाम्य गीत तथा शिक्षा बावनी है। तो दोस्तों यहाँ से आपका रामनरेश त्रिपाठी जी की जो जीवन परिचय है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको रामनरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय नहीं लिखना, तब आपका एक ऑप्शनल और दिया हुआ है, आपका वहाँ पे और ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन इस प्रश्न पत्र में जो ऑप्शन दिया है मैंने उसको करवाया है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है बिहारी लाल का। तो बिहारी लाल के जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे कि रीतिकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंद नामक गांव में हुआ। ये मथुरा के चौबे थे, यानी कि ये मथुरा के चौबे थे। पिता का नाम केशव राय था। 8 वर्ष की आयु में इनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा यानी बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु आचार्य केशवदास थे, यानी जो बिहारी के गुरु थे वो केशवदास थे। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे हमारा लिखा हुआ है कि बिहारी का बचपन ओरछा में बीता, यानी कि बुंदेलखंड में बीता। युवा अवस्था में ये अपने ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे, किंतु ससुराल में उचित सम्मान न मिलने के कारण वे वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जयसिंध के दरबार में चले आए। वहां इन्होंने पर्याप्त सम्मान मिला, यानी कि वहां इनको पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि राजा जयसिंध अपने छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वे राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी ने राजा के पास जाकर एक दोहा लिखकर भेजा। वो दोहा इस प्रकार था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इतिकाल, अली कली ही सह विंध्यो, आगे कौन हवाल। दोस्तों इस दोहा को जब बिहारी ने राजा के पास लिखकर भेजा, तब एक ही दोहा से राजा की आंखें खोल दी, यानी कि इस दोहा ने राजा की आंखें खोल दी। वे ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत ही सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर 1 स्वर्ण मुद्रा यानी असरफी पुरस्कार के रूप में देते थे। 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोक वास हो गया। दोस्तों ये हमारा जीवन परिचय यहाँ से खत्म होता है। आगे आपको लिखना है रचना में बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है। बस इतना एक लिखने के बाद आपका बिहारी की जो जीवन परिचय है वो कंप्लीट हो जाता है। 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां। अपनी पाठ्य पुस्तक में इससे कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आपको एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो, इससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। देखिए आपको एक याद कर लेना है श्लोक संस्कृत का। तो आप आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8वां में हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपका 4 प्रश्न होंगे। 4 प्रश्न में केवल आपको 2 के उत्तर देने होंगे, जिसमें से एक नंबर के प्रश्न होंगे और 2 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न है हमारा यहाँ पे वीर केन पूज्यते, आपका ये प्रश्न रहेगा। तो इसका उत्तर आप किसे लिखेंगे कि वीर वीरेण पूज्यते। आपका दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि विविध धर्माणाम संगम स्थली कहा नगरी आसीत। पूछा है कि विभिन्न धर्मों की संगम स्थली कौन से नगर है। तो आपको इसका उत्तर लिखना है संस्कृत में वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। आगे दोस्तों आपका है श्वेत केतु
कह यानी कि पूछा है श्वेत केतु कौन है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अरुलस्य सुप्रसिद्ध पौत्रा श्वेत केतु आसीत। इतना एक लिखने के बाद दोस्तों आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर चौथा में हमारा दिया हुआ है सर्वेषु उत्तरम धनम किम अस्ति। दोस्तों इसमें आपको क्या लिखना है कि श्रोतम सर्वेश उत्तम धनम अस्ति। यहाँ पे इतना एक लिखने के बाद आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है और आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाते हैं। दोस्तों 4 प्रश्न दिए होते हैं जिनमें का आपको 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखना है। आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। देखिए यहाँ पे भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान पर है, या फिर जनसंख्या पर वृद्धि एवं पर्यावरण पर है, और देशभक्ति की महत्ता पर है, और पुस्तकालय पर है। तो दोस्तों यहाँ पे से जो आपको आता है निबंध, उस निबंध को आप लिख देंगे। इससे आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से आपको 7 नंबर मिल रहे हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और इसकी जितनी हो सके उतने प्रैक्टिस कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका आगे सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको पत्र लिखना होगा। ये आपका 4 नंबर का आएगा। देखिए यहाँ पे पत्र आपको कोई भी दिया होगा, तो यहाँ पे जो प्रश्न पत्र में, इस प्रश्न पत्र में जो पत्र दिया हुआ है वो है आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, यानी कि आकस्मिक अवकाश हेतु। तो आइए लिखते हैं एक प्रार्थना पत्र। देखिए आपको प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, पहले डालना है आपको सेवा में, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर लिखना है श्रीमान प्रधानाचार्य जी। इतना एक लिखने के बाद आपको एक लाइन फिर छोड़ना है, फिर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, फिर इसके बाद एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है महोदय। फिर महोदय लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखना है कि सविनय निवेदन है कि आज कॉलेज आते समय मेडिकल चौराहा में मेरी साइकिल स्कूटर से भिड़ गई। मेरे दोनों पैर और सिर पर चोट लगी है। यद्यपि प्राथमिक उपचार करा लिया है, परंतु दर्द के कारण कक्ष में पढ़ने में असमर्थ हूँ। अतः मैं आपसे मेरी आपसे निवेदन है कि मुझे 2 दिन आपको लिखने के बाद आपको तारीख भी यानी कि दिन भी डालना है, कौन से दिन आपको छुट्टी चाहिए, नहीं तो आपका जो प्रार्थना पत्र रहेगा वो गलत हो जाएगा। आपको तारीख डाल देनी है 15 तारीख या 20 तारीख या 21 तारीख या 22 तारीख, कुछ भी। तो इसके इतना एक लिखने के बाद फिर आपको लिखना है का आकस्मिक यानी कि आकस्मिक अवकाश प्रदान करें। इतना एक लिखने के बाद आपको एक लाइन फिर छोड़ना है। फिर आपको यहाँ पे नीचे क्या लिखना होगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य। देखिए दोस्तों आपका आज्ञाकारी शिष्य जो है इसको आप यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो आप आज्ञाकारी शिष्य को यहाँ पे लिखेंगे। अपने आज्ञाकारी शिष्य को लिखने के बाद अपना नाम को आप उसी के नीचे जस्ट डाल देंगे। अपने नाम को वहाँ डालने के बाद फिर आप एक लाइन नीचे छोड़ेंगे, फिर आपको दिनांक इस साइड लिखना होगा, और फिर आपको कक्षा जहाँ पे आप नाम लिखेंगे वहीं पे अपना कक्षा डाल देंगे नीचे एक लाइन छोड़ के। दोस्तों अगर आपको प्रार्थना पत्र नहीं लिखना है तब आप एक पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र का क्या लिखना है आपको, शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए, यानी शहर के सफाई हेतु। तो दोस्तों आइए पत्र लिखते हैं शहर के सफाई हेतु। देखिए आपको इसमें भी करना है, सेवा में लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर आपको लिखना है मुख्य नगर अधिकारी। दोस्तों यहाँ पे आपको इतना एक लिखने के बाद, इस सेवा में लिखने के बाद मुख्य अधिकारी जो मुख्य नगर निगम के अधिकारी हैं उनको लिखना है, और फिर जो जहाँ से आप हैं या फिर जहाँ से वो अधिकारी हैं वहाँ का आप यहाँ पे परिचय डालेंगे, ठीक है। फिर आपको एक लाइन छोड़ना है, फिर आपको लिखना है महोदय। फिर एक लाइन छोड़ने के बाद आपको यहाँ से जो आपकी गाँव की समस्या है उसको आप लिखेंगे। देखिए अब आपको लिखना है निवेदन है कि आजकल प्रयागराज की सड़कों पर सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। सड़क यानी नगर के सड़कों पर सर्वत्र गंदगी फैल गई है। नालियों में गंदा पानी सड़ रहा है, जिसमें दुर्गंध के कारण अनेक बीमारी भी फैल रही हैं। गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं। चौक बाजार नगर के मुख्य व्यापारी केंद्र है, यानी कि चौक बाजार का मुख्य व्यापारी केंद्र है। यहाँ पे दोस्तों आपको जहाँ की समस्या है उसको वहाँ का समस्या आपको डालना है। जहाँ की मतलब आपका कहीं से भी आप हैं तो आपने स्थान का, जिस स्थान से को आपको सफाई करवानी है उस स्थान का आपको यहाँ नाम डालना है। फिर आपको लिखना है नगर के सभी वर्गों के लोग वहाँ आवश्यकता अनुसार, अगर दोस्तों वो कोई बाजार है या मार्केट है तो आप ये लिखेंगे, नहीं तो और भी कोई चीज़ है तो उस हिसाब से आप उसको वहाँ पे
लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे व्यावसायिक केंद्र था तो हमने लिखा आवश्यकता अनुसार सामान खरीदने आते हैं। नालियों और सड़कों की गंदगी से ग्राहक का मन में यानी कि जो सड़क की गंदगी है उससे ग्राहक के मन में कुप्रभाव डालती है। वे गंदगी को देखकर दोबारा इस ओर नहीं आते, यानी कि ग्राहक गंदगी को देखकर दोबारा इस ओर नहीं आते। आगे है दुकानों के व्यवसाय पर इसका असर पड़ रहा है, यानी कि दुकानों के व्यवसाय पर इसका असर पड़ रहा है। जो क्षेत्र में आप लिखेंगे दोस्तों उस क्षेत्र का आप उसी हिसाब से लिखेंगे। यहाँ पे देखिए आगे आपको फिर लिखना है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इस अव्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दें। आप अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहाँ विशेष सफाई बनाए रखने का आदेश दें ताकि यहाँ के निवासी का जीवन बीमारी से दूर रहे। व्यवसायियों के व्यवसाय में वृद्धि संभव हो सके। दोस्तों इतना एक लिखने के बाद अब आपको जो अपना नाम डाल देना है, फिर इसके बाद आपको दिनांक डाल देना है, फिर आपको जहाँ की आपकी समस्या है उसको डाल देना है और आपको अन्य कोई चीज़ लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इतना एक लिखने के बाद आपका पूरी तरीके से पत्र कंप्लीट हो जाता है। आपको 4 नंबर यहाँ मिल जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें बताई सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड वीडियो जब भी हम अपलोड करें, क्योंकि बोर्ड परीक्षा आपका 2 दिन शेष रह गया है और 2 दिन आपको बहुत ही मेहनत करनी है। तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल पे बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड वीडियो अन्य विषयों की व हिंदी विषय की आती रहेंगी। तो सब्सक्राइब आप किए रहेंगे और नोटिफिकेशन को बेल किए रहेंगे तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगी। दोस्तों अगर आपको और किसी भी चीज़ों के बारे में जानना है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।